नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 22 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 23 है जो कि 13 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में हुआ था। इसके अंदर आपसे 37 सवाल पूछे गए थे जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इस प्रकार से। तो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी तैयारी को स्मार्ट वर्क के तौर पर नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका स्पेशली टाइम मैनेजमेंट हो गया। कौन सा सेक्शन वीक है एग्जाम से पहले आपको पता चल रहा है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 30% यानी जो एक वर्ष का 399 का पास है वो आपको 280 रुपए मिलने वाला है। एग्जाम में जो आपको पैटर्न यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। 50,000 प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाया और तैयारी को आगे बढ़ाते हुए उनका सिलेक्शन भी हुआ। 50% आपकी तैयारी को आगे यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो आप। एग्जाम में जो अब तक 26,000 जो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक आप लगा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। तो x y का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो, x वस्तुओं का CP कितनों के बराबर? y वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के, यानी कि x वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस y वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये कहा गया है। तो यहाँ से x बटे y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा SP बटे CP आ जाएगा। इनका रेशियो ये आ चुका है। अब क्या कहा गया है कि 35% का लाभ होता है। 35% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/4, यानी कि वस्तु 4 की थी, उसको 1 का लाभ हुआ। तो CP कितना हो गया? 4 हो गया। तो SP कितना हो जाएगा? 1 जोड़ने के बाद 5 हो जाएगा। तो हमारी भिन्न x बटे y कितनी आ चुकी है? 4/5। सवाल नंबर 5, यदि y का x% और z के y% के बराबर है, y का x%, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया, और z का y%, ये हो चुका है। ये यदि बराबर है तो क्या होगा? परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, y से y कट जाएगा। आया क्या? x बराबर z के बराबर है। ये हो चुका है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, और इसके अंदर ये दिया गया है। अब उसने पूछा क्या है कि इन दोनों को सरल करके बताना है हमको। अब देखो इसको किस प्रकार से, काफ़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर सारे 3 हैं, यानी कि ये 3 है। एक कॉमन संख्या से इसको भाग दिया और इसको भाग दिया तो यहाँ 3 आया। तो हम 3 से यदि इसको भाग देंगे तो वो कॉमन संख्या हमको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आप 67 को 3 से भाग दीजिए। तो 3 से हम यदि इसको भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 1 आया, पहली बार गया। 3 एकम 3 और 17, 3 5 है 15, 2 6, 3 8 है 24 और 2 7 9, यानी कि वो ये संख्या है। इससे और इसको दोनों को काटा गया है, यहाँ पर 3 आ जाता है और यहाँ पर कितना आता है? तो देखो 15 हमारे पास आ गई है, 1589। तो इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि यह आगे 11 आ जाए, ठीक है, 1 को। तो हमें कम से कम 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, जब 10 आ सकता है। 11 से करोगे तो आगे 11 आ जाएगा, क्योंकि 1 को 11 से करोगे तो 11 आ जाएगा। तो लगभग हम 11 से करना पड़ेगा या उससे छोटे से ही करना पड़ेगा। तो देखो अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है 3 और 27। देखो ये 27 है तो बहुत बड़ा है, ये 13 11 से बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो ऑप्शन हमारा एक ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ 7 दे रखा है। देखो इसको आप यदि 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, कि हम 11 से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1 को यदि आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 11 आता है। यदि 12 से करोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, और हमें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 11 ही दिया हुआ है। तो ये तो हो नहीं सकता। तो 13 भी नहीं हो सकता और 13 से बड़ा भी नहीं हो सकता। अब देखो हमें पता चल चुका है 3 और 7 है। अब देखो करके भी देख लेते हैं एक बार। 7 निम 63 का 3 6 हासिल 56, 56 और 6 62, 2 6 हासिल, इस प्रकार से, और 7 35, 35 और 6 35 और 6 41, 4 आई हासिल, 7 और 4 11,
ये आ चुका है, देखिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सवाल नंबर 10 दिया गया है। एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ये अनुपात दिया गया है। ये दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है। अब अनुपात करना कितना है? 1:2। तो उसने पूछा मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो दूध की मात्रा तो चेंज नहीं हुई, पहले भी 2 थी तो अभी भी 2 है। तो इसको 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा? पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको किया तो ये 2 हो जाएगा और इसको किया तो ये 4 हो जाएगा। तो अब हमारा नया अनुपात आ चुका है 2:1 से ये। तो कितना पानी मिलाना पड़ा? यहाँ अनुपात में हमको 3 पानी मिलाना पड़ा, 3 पानी मिलाना पड़ा, ठीक है। अब वो हमारा आंसर आ चुका है 3 पानी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि कितना पानी मिलाना पड़ा? एक पूरी बाल्टी। तो अब देखो कि इस प्रकार से यहाँ पर तीनों है और यहाँ ये देखिए कि दूध 2 था और पानी 1 था स्टार्टिंग में एक बाल्टी के अंदर। तो पूरी बाल्टी कितना हुआ? दोनों को जोड़ोगे तो 3 और हमारा यहाँ पर भी आंसर 3 आ रहा है, यानी कि पूरी की पूरी एक बाल्टी मिलानी पड़ेगी। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर। ये जो है किसके लिए वैलिड है? तो देखो जब इस ब्रैकेट को आप खोलते हो तो यहाँ पर +2ab भी आता है। अब ये कब नहीं आएगा? जब a और b में से एक मान 0 हो। यदि एक मान 0 होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी और इनमें से भी जिसमें 0 होगा वो 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में से जब एक मान 0 हो तो क्या होगा? यदि a 0 है तो आप b का कोई भी मान रख सकते हो, 1 2 3 4 उन सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। और यदि b 0 है तो भी a के हम कई मान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हो जाएगा। मे बी ट्रू फॉर इन्फिनाइट नंबर, यानी खूब सारे ऐसे पेयर्स बन सकते हैं कि जब b 0 हुआ तो a का मान 1 2 3 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, और एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ये और ये है। परिमाप 44 है, क्षेत्रफल 64 है। तो भुजाओं के बीच में बनने वाला न्यून कोण बताना है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, ये कोण थीटा हो गया। यदि एक भुजा 3x + 2 है और दूसरी भुजा हमने मान ली, दे रखी है, मान क्या ली, इतना है। तो क्या होगा? सबसे पहले परिमाप होता है 2ab a + b, यानी भुजा a या b है, एक भुजा a दूसरी b है, तो ये परिमाप हो जाएगा जो आपको 44 के बराबर दे रखा है। यदि तो a + b बराबर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो a का मान रखते हैं 3x + 2 और दूसरी भुजा हो गई 5x + 4, दोनों का मान रखा, ये 22 के बराबर आएगा। 8x + 6 बराबर 22। तो 8x बराबर कितना आ जाएगा? इसको घटाओगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ से x का मान हमारे पास 2 आ चुका है। 2 यदि आप यहाँ पर रखते हो तो ये 8 आ जाएगा और 2 यदि यहाँ पर रखोगे तो ये भुजा 14 आ जाएगी। अब हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है AB × sin थीटा। AB × sin थीटा कितना दे रखा है? क्षेत्रफल 64 दे रखा है। a × b करोगे तो 8 × 14 और यहाँ आ चुका है sin थीटा। तो sin थीटा का मान कितना आ जाएगा? 64/8 × 14। तो 8 से यदि काटते हो तो 8 बार जाता है। सरल करोगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 4/7। तो sin थीटा का मान हमारे पास आ चुका है 4/7। अब देखो कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा और सरल करना पड़ेगा, पॉइंटों में इसको बदलना पड़ेगा। तो जब आप इसको पॉइंटों में बदलोगे तो ये आता है 0.57, इतना आता है। अब देखो ये किसके अंदर आएगा 0.7? तो देखो यहाँ 30 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 30 की वैल्यू 1/2 होती है साइन के अंदर, यानी कि 0.50 ये हो गई। ये 0.5 होती है इसकी वैल्यू 30 की, तो इतना हो गया। इससे तो ये ज़्यादा है, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका कट हो चुका है। अब 30 से तो ज़्यादा है 57, तो और 60 का कितना होगा? तो 60 का होता है √3/2, इतना मान होता है। इसको आपको सरल करना पड़ेगा। तो √3 का मान होता है 1.732/2 ये। अब इसको आप यदि सरल करोगे तो 0.86 आ जाएगा, 0.86 आ गया। तो यहाँ से 60 का मान कितना आ चुका है? 0.86, और हमारा आंसर इन दोनों के बीच में 0.57। इस वजह से ये ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 14, राम राम ए पर है और श्याम बी पर है। वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद देखो ये है, राम यहाँ पर है ए पर और श्याम बी पर है। वे कहीं यहाँ पर मिलते हैं और उसके बाद में आगे चलते हैं, मिलने के बाद में भी आगे चलते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में, आगे बी तक पहुँचने में उसको 2 घंटे, राम को बी तक पहुँचने में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको 2 घंटे लगते हैं। और श्याम की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल पूछिए। तो जब ऐसा होता है कि मिलने वाले पॉइंट से वो आगे की तरफ जाते हैं तो ये सवाल किस प्रकार होता है, फॉर्मूला होता है S1 बटे S2 अनरूट उल्टा हो जाता है T2 बटे T1, इस प्रकार से होता है जो उनको लगने वाला टाइम। तो देखो यदि राम को हम ऊपर लिखते हैं, कितना चाल थी 40 और श्याम की चाल x मान ली, निकालनी है। तो T2 कितना है हमारा, कि जो शाम को टाइम लगा है कितना लगा है 8 घंटे और राम को लगा है 2 घंटे। इनको काटोगे तो अंदर आ जाएगा √4 आ जाएगा, √4 आ जाएगा। तो √ से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आपका 20 आ जाएगा। यानी शाम को चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल नंबर 16, देखो ये एक संख्या है 1.1121231234 इस प्रकार से आगे देखो पॉइंट, इसका मतलब है कि ये चलती जा रही है, अभी तक खत्म नहीं। तो ऐसी संख्या है जो खत्म नहीं होती है उनको हम p/q यानी इस भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यदि आप उनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते तो हम उनको कहते हैं अपरिमेय संख्या, या इंग्लिश में कहेंगे इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर p/q में लिखे जाते हैं और जो नहीं लिखे जाते वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो जो नंबर ऐसे चलता रहता है उसको हमको पता नहीं कहाँ तक आएगा लास्ट वैल्यू, तो हम उसको p/q में नहीं लिख सकते, इसलिए वो संख्या को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। यानी परिमाप जो है उसका क्षेत्रफल के बराबर है। उसके विकर्ण का पूर्णांक यानी कि इंटीजर बताना है, जो विकर्ण का जो मान आएगा उसमें केवल इंटीजर वैल्यू हमको बतानी है। तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर, यदि आयत की चौड़ाई हम x मान लेते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। और परिमाप का, अब देखो इसका परिमाप निकालोगे तो क्या होगा, इसका यदि परिमाप आयत का होता है 2 इंटू दोनों को जोड़ो 2x+3 हो जाएगा, 2x+3 हो जाएगा। यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना आएगा, क्षेत्रफल आएगा इनका x इंटू x+3, ये हो जाएगा इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों बराबर बताए हैं हमको तो इनको बराबर रख दो आप। 2 इंटू 2x+3 बराबर हो जाएगा x इंटू x+3, ये हो चुका है। अब इनको हम यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 4x+6 आ जाएगा। इधर करोगे तो कितना आएगा, x² प्लस 3x ये आ जाएगा। अब देखो इसको मैं इस 4x को इधर ले जाता हूँ और 6 को भी उधर ले जाता हूँ तो क्या होगा, x² है उधर और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -x बच जाएगा और -6 ये आ जाएगा हमारा यहाँ से। अब इसके जब 6 के आप टुकड़े करोगे, इसको सरल करना पड़ेगा आपको, 6 के टुकड़े करोगे तो कितना बनेंगे, x² माइनस इसको तोड़ोगे ऐसे टुकड़े जिससे यहाँ पर 1 आए तो क्या होगा, 3x प्लस 2x - 6। ये इनको जब सॉल्व करोगे तो x कॉमन आ जाएगा, x -3 बच जाएगा, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x 3 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक तो आ गया x+2 और दूसरा x -3। तो x की वैल्यू एक तो आ चुकी है 3 और दूसरी आ चुकी है -2। तो -2 हम नहीं लेंगे क्योंकि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि इनके मान है जो चौड़ाई वगैरह जो भी लंबाई वो माइनस में नहीं आ सकती, हमेशा प्लस में ही आती है, इसलिए हम प्लस वाला, तो x का मान हमने 3 ले लिया है। अब आपके पास ये 3 आ चुका है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई x थी वो कितनी हो गई है 3, तो लंबाई कितनी हो चुकी है 6 हो चुकी है। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब इसका विकर्ण निकालना है आपको, तो विकर्ण क्या होगा,
दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9 और लंबाई का स्क्वायर 36, इनको जोड़ा तो कितना आया, 4 9 45 आ गया। ये आ चुका है आपका 45। तो 45 का अब हमें क्या है कि इसके अनरूट करना है, ठीक है। 45 का हमको क्या करना है, इसका अनरूट करना पड़ेगा, क्योंकि पहली भुजा का और दूसरी भुजा का स्क्वायर कर कर उसका अनरूट किया जाता है, यही तो विकर्ण होता है, विकर्ण, ठीक है। तो 45, तो 45 अब आप यदि अनरूट 45 को देखोगे तो इससे बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है, अनरूट 49 जो कि होता है 7 का। इससे छोटा देखोगे तो अनरूट 36 जो कि होता है 6 का। तो ये 6 से 7 के बीच में वैल्यू है, यानी 6 तो पूर्णांक आएगा ही आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगी और साथ में कुछ पॉइंटों में आएगा। तो वो कह रहा है कि पूर्णांक बताना है हमें केवल, तो इसलिए ये 6 हो चुका है। सवाल नंबर 18, एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 है। 2 वर्ष की एक्सीडेंटल वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा, यानी कि 2 साल की यदि वारंटी और खरीदनी है उसको तो 15% एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। और लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि पूरे के ऊपर क्या है, फिर जो जितनी भी राशि उसने पे की उसके ऊपर 6% जीएसटी और लगेगा। तो देखो 27,000 का लैपटॉप है, उसका फिर कितना निकालना है आपको, 15% उस पर अतिरिक्त भुगतान लगेगा, यानी 27,000 था, 27,000 पर 15 लगा तो 115, 115/100 ये हो गया, ये आ चुका है। और इस पर फिर कितना लगा, 106% पूरे के ऊपर 6% जीएसटी लगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 106/100। तो इतने में जितना आएगा इतने के अंदर उसने क्या है भुगतान करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इनको हम लिख देंगे 23 20, 20 से 1 जीरो और कट चुकी है, इतना आ चुका है। अब देखो ये हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 से इनको काट दो, 2 से काटा तो कितना आ गया, 53 आ गया। अब इन सबको आपको बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 20, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। यानी कि जो ऑपरेशन नंबर में कहा है वही हम किस में लगाते हैं, शेषफल में। 28 है, उस संख्या को कितने से भाग देना है, 15 से भाग देना है, तो कितना बचेगा, 13। यही हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 23, एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन करता है, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन करता है, अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर 15 दिनों में पूरा कर देता है काम को। यानी टोटल काम कितने घंटों में पूरा हो गया, टोटल घंटे निकल जाएंगे इससे कि पहले 5 दिन उसने कितने घंटे किया, 4 घंटे, अगले 5 दिन कितने घंटे काम किया, 5 घंटे, फिर अगले 5 घंटे उसने कितने घंटे काम किया, 6 घंटे। तो इस प्रकार से टोटल घंटे निकल जाएंगे हमारे पास। 5 से 4 को किया, ये आ जाएगा 20, यहाँ पर ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 30, 25 30 50 और ये आ जाएगा टोटल 75, यानी 75 घंटे का काम है पूरा। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो ये 75 पूरा काम है। अब ये काम कितने दिन में वो पूरा कर देगा, यदि वो 8 घंटे काम करता है और बीच में इसमें क्या है कि आधे घंटे लंच के साथ, यानी आधा घंटा इसमें लंच का भी है, तो यानी वो 7.5 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है, 7.5 घंटे काम करता है, ठीक है। 7.5 घंटे काम करता है और तो पूछा है कि कितने दिन में हो जाएगा, तो दिन इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7.5 घंटे एक दिन में काम करता है तो कितने दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। अब यदि आप इसको करोगे तो यहाँ से नीचे 10 आ जाएगा, 75 से 75 कट जाएगा, x का मान यहाँ से आपके पास 10 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34, और एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। तो देखो हम सबसे पहले इनको सरल कर लेते हैं। तो सरल किस प्रकार से करोगे, जो नीचे दिया हुआ है उनका एलसीएम ले लेंगे।
और उनको फिर इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, ये नीचे वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसा भी आप करोगे इधर 25 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी पहली संख्या को मल्टीप्लाई करने पर 25 आ चुका है, दूसरे को करने पर 4 आ चुका है। तो क्या होगा, कितने की त्रुटि हुई, आना चाहिए था 25, आ चुका है 4, तो 21 की त्रुटि हो चुकी है। कितने की, 21 की त्रुटि। और त्रुटि हम किस पर लेते हैं, हमेशा जो वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक कितनी थी, 25 थी, तो नीचे आ जाएगा 25, और परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये गया 4 बार, यहाँ आ चुका है 84, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 में √2 का मान ज्ञात करें। √2 का मान क्या होगा, तो देखो √4 का मान क्या होता है कि जब हम, देखो यहाँ नहीं पता चलेगा आपको, इस तरीके से पता चलेगा कि जैसे 2 का यदि आप स्क्वायर करते हो, 2 का स्क्वायर करते हो और -2 का स्क्वायर करते हो तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और -2 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4 आएगा। तो दोनों से वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हमारा √4 हमें निकालना होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक वैल्यू तो प्लस की आ सकती है और दूसरी माइनस की। तो 2 मान होते हैं, प्लस का 2 और माइनस का 2। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी √ लगा हो तो उससे 2 वैल्यू आ सकती है, प्लस की और माइनस की। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, इस वजह से ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41, अमन के परदादा की आयु 105 है। ठीक है, अमन एक है, उसके परदादा की, दादा के भी दादा, परदादा, दादा के पापा। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु की 1/3 है। अमन सिंह के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु की 1/3 है। ठीक है, पिता की आयु क्या है, उसके दादा की आयु की 1/3 है। यहाँ परदादा या इसको दादा करना चाहिए था। ठीक है, तो यदि हम इसको दादा पढ़ें तो देखो 105 है ये, और इसके पिता की आयु कितनी हो गई, 35 हो गई, क्योंकि 1/3 है, 35 हो गई। 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था, ठीक है, अमन का 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था, ठीक है, 5 वर्ष पहले, यानी कि 35 है अभी तो इसकी आयु, तो 30 थी उसके फादर की आयु उस टाइम जब उसका जन्म हुआ था। और अब फिर कितनी हो गई अमन की, 5 हो गई, क्योंकि यहाँ 0 थी, जन्म हुआ था। तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दुगनी है। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर ज्ञात करें। तो ये कितना हो चुका है, चाहे यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, ये पूछा है हमसे। इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इनका अंतर कितना आ चुका है, इनका अंतर आ चुका है 30। चाहे यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, तो उनकी आयु का अंतर कितना है, 30 है। सवाल नंबर 47, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 अंकों की, ये होगी। अब इनसे विभाजित हो, यानी कि इनको हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 900 आ जाएगा। अब क्या है कि इससे विभाजित होनी चाहिए, तो हम भाग दे के देख लेते हैं कितना आया, बचा कितना, 999, फिर से भाग गया, कितना आया, 99। अब भाग नहीं जाता है, यानी कि हम इतना घटा देंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, 9900, ये संख्या आ जाएगी, क्योंकि इसमें से 99 ये वाला भाग है जो घटा दिया, तो इतना बच जाए, और इसमें 900 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमारी संख्या हो गई 2। क्वेश्चन नंबर 48, एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 है। तो देखो जब भी है ना ऐसा सवाल हो, हम x मान लेंगे, x बिना माने मत करना। 5x × x, आयत का परिमाप ये है और उसकी लंबाई ये है, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल आपको इतना दे रखा है, तो आयत की लंबाई बतानी है। देखो तो परिमाप में क्या होता है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है। ये देखिए जैसे ये आयत है,
तो इसमें 2 तो लंबाई है और 2 चौड़ाई है, इन सब का योग ही तो होता है परिमाप। 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, एक लंबाई कितनी है x है, तो 2 लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। तो 5x में से यदि आप 2x घटा देते हो तो कितना बचता है 3x बचता है। 3x क्या है कि उनकी चौड़ाई का 2 चौड़ाई है, यानी 2 चौड़ाई है, तो एक चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1.5x, यानी उसकी लंबाई यदि x है तो एक चौड़ाई 1.5x हो जाएगी। ये हो चुका है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल आपको इतना दे रखा है। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई x है और चौड़ाई 1.5x है, ये है, ठीक है, ये 1.5x है। तो ये दोनों बराबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन 216 के, तो x स्क्वायर आ चुका है और 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं 216। अब ये इधर जाएंगे और कटेंगे, तो 3 से यदि आप इसको काटते हो तो 7 और 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 आ चुका है। और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x का कितना आ गया 12 का स्क्वायर हो गया 144, तो x का मान यहाँ पर 12 है, लंबाई पूछी है जो कि x है, तो ये कितना हो गया 12 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 50, एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। एक निश्चित राशि में और 8% हानि पर बेच दिया, यानी कि 100 का था 92 में उसको बेच दिया, 8% की क्या हुई हानि, यानी -8 हो चुका है। यदि उसे 1800 अधिक प्राप्त होते तो 14.5% लाभ होता। अब क्या कह रहा है कि उसको लाभ होता प्लस 14.5, कब, जब उसको 1800 अधिक प्राप्त होते, 1800 अधिक प्राप्त हो, तो इन दोनों का अंतर निकालोगे आप, 14 माइनस 8, इनका अंतर ये बराबर है 1800 के, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो कितना हो चुका है ये 1800 के बराबर है, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 और 22.5 आ चुका है, कितने के बराबर 1800 के बराबर आ चुका है। तो 1% ये परसेंटेज में है, तो 1% की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो एक, तो देखो हम इसको उधर ले चलते हैं तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% बराबर कितना आ जाएगा 1800 बट्टे 22.5, अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, ये आ चुका है। अब 225, 25 के स्क्वायर में कितनी बार आता है, ये आता है 9 बार कट जाएगा। और इसी प्रकार से यदि इन 2 जीरो को 100 माने हम तो 100 4 बार कट जाएगा, और ये 9 से कटा 2 बार, 8 0 80, यानी 1% की वैल्यू 80 आ चुकी है। तो 100% टोटल है हमारा क्रय मूल्य, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000। 1 को 80 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 आ जाएगी। सवाल नंबर 52, 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चाल पहले घंटे ये, दूसरे घंटे ये, 10वें घंटे ये, इस प्रकार से रही है, तो उनकी औसत चाल पूछी है। अब क्या कहा गया है, क्रमागत 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चाल ये रही है 10 क्रमागत घंटों के दौरान। तो यहाँ से क्या होगा, अब कह रहा है कि उसकी चाल है ना हर घंटे क्रमागत, यानी पहले 1 थी तो फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, इस प्रकार से क्रमागत बढ़ी है। इसने थोड़ा सा गलत लिख रखा है, क्रमागत घंटे नहीं यूज करना था यहाँ उसको क्रमागत, उसकी चाल 10 क्रमागत बढ़ी है हर घंटे के दौरान, कुछ इस प्रकार से लिखना था। तो हर दौरान कितना कितना यदि हम मान लेते हैं, एक बढ़ा है, एक बढ़ा है, ठीक है, हर बार एक बढ़ा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अंतर सब में समान है, और जब सब में अंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होती है, तो उसके माध्य को हम कहते हैं समांतर माध्य, जब अंतर समान होता है। जैसे देखो 2 4 6 8 ये श्रेणी है, तो इसमें अंतर आपको 2 2 मिलेगा, 2 2 2, इस प्रकार से क्रमागत श्रेणी कहा है ना उसने, तो इसका मतलब पहला ये 1 है, 2 3 4 5 क्रमागत लाइन से होते हैं, तो इनके बीच का अंतर समान है, इस वजह से ये समांतर श्रेणी हो चुकी है। समांतर श्रेणी हो गई है तो इनका माध्य क्या होगा, समांतर माध्य होगा। बाकी नंबरों को जोड़कर आपको सिंपल माध्य निकालना है, और
उसी को ही इन्होंने समांतर माध्य कहा है, बस समांतर श्रेणी होने की वजह से इन्होंने समांतर माध्य कहा है। अब यहाँ पर एक गुणोत्तर माध्य की बात और कर लेते हैं। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, इसमें भागफल बराबर होता है। जब A2 को A1 से डिवाइड करोगे जितना आएगा उतना ही A3 को A2 से डिवाइड करने पर आएगा, यानी इनका जो भागफल आता है वो बराबर आएगा, ये है। तो ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जैसे कि गुणोत्तर श्रेणी का एक एग्जांपल 2, 4, 8। अब आप 4 में जब 2 का भाग दोगे तो कितने आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार इसमें दोगे 2 आएगा। तो ये प्रकार की श्रेणी होती है गुणोत्तर। जब भाग देने पर जो भागफल है बराबर आए तो वो गुणोत्तर। अंतर यदि बराबर है तो वो समांतर श्रेणी, और उसके माध्य वो समांतर माध्य कहा गया है। माध्यिका तो यहाँ पर चीज ही अलग हो गई है, बीच वाली टर्म को माध्यिका कहते हैं, तो माध्यिका के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। सवाल नंबर 55 ये दिया गया है। ये अब क्या है, ये एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है, परिमेय यानी कि रैशनल नंबर, प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर, जिनको हम जैसे पॉइंट वाली संख्या ऐसे चलती रहती है वो वाली संख्याएं, या फिर ऐसी संख्याएं जो अनरूट के अंदर होती है और आगे से आगे चलती रहती है, उनको हम क्या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। मेन यही है कि जो संख्याएं जैसे कभी ख़त्म नहीं होती है ना, उनको हम p/q में नहीं लिख सकते हैं, उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। जो लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो देखो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले, तब हमें पता चलेगा। तो 3/5 अब यहाँ से करोगे आप तो इसके अंदर क्या है 25, तो 25 से बाहर 5 आ जाएगा और अंदर 5 बच जाएगा, ये आ जाएगा। नीचे यदि इसको करते हो तो 16 × 5 होते हैं, 16 का 4 होता है अंडरूट और अंदर 5 बच जाएगा। इसी प्रकार 6/5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 8/5 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे करते हैं तो 10/5 हो जाएगा। √5 से √5 कट चुका है, आपका मान आ चुका है 8/10 या 4/5। तो ये एक भिन्न के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, रैशनल नंबर। पॉइंट या 60। अब देखो इस सवाल में एक चीज और बता देता हूँ, यदि यहाँ कहीं पर 1/5 होता, √5 होता यहीं कहीं पे, तो इस √5 का मान है जो कभी खत्म नहीं होता है, हम इसका 2.35 ऐसे कुछ आता रहता है, तो ये फिर क्या हो जाती, अपरिमेय संख्या हो जाती। तो यहाँ पर √5 कट चुका है, इसलिए ये रैशनल नंबर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 60, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक हैं। त्रिभुज की भुजाएं यानी धनात्मक है, और यदि दो भुजाओं के माप 6 और 3 है तो ऐसे कितने विशिष्ट त्रिभुजों की संभावना है। तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं ये कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों संख्याओं को यदि हम घटाते हैं, जो दो भुजाएं हैं उनको घटाते हैं, दो भुजाएं को घटाने पर जैसे यदि a - b किया और दो भुजाओं को जोड़ने पर, तो इन दोनों का जितना मान आता है उसके बीच में तीसरी भुजा कुछ भी आ सकती है। ये दो भुजा, जो तीसरी भुजा है वो दो भुजाओं को घटाने से तो ज़्यादा आती है और दो भुजाओं को जोड़ने से उसका मान कम होता है, ये होता है। तो तीसरी भुजा यदि x है तो ऐसा होता है। अब दोनों को यदि हम घटाते हैं तो मान कितना आया x, और दोनों को जोड़ते हैं ये हो गया, घटाने पर 3 आता है, जोड़ने पर 9 आता है। यानी जो तीसरी भुजा है उसके मान क्या क्या संभव है, 3 से लेकर 9 तक संभव है, लेकिन ये दोनों को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, इतने मान आ सकते हैं जो कि 3 और 9 के बराबर है, 3 और 9 के बीच में है इतने मान। तो कितने मान है, 5 ये। तो इस प्रकार से यदि एक भुजा के 5 मान आ चुके हैं तो 5 तरह के त्रिभुज संभव है। 6, 3, 4 हो जाएगा पहला, दूसरा 6, 3, 5 हो जाएगा, इसी प्रकार से 6, 3, 6 हो जाएगा, ये बढ़ता बढ़ता अगला हो जाएगा 6, 3, 7 हो जाएगा, 6, 3, 8 हो जाएगा, ये 5 त्रिभुज बन सकते हैं। सवाल नंबर 62, एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है।
एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर करता है। यानी कि लड़का कितना काम कर रहा है, जितना आदमी करता है उसका चौथाई कर रहा है। आदमी और लड़के का अनुपात आ चुका है 4, यानी एक आदमी एक दिन में 4 बनाता है, लड़का एक ही बना पाता है। 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा कर देते हैं। तो यहाँ से टोटल काम निकाल सकते हैं हम, कितना होगा, 15 आदमी 15 मैन कितने दिन में, 17 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू आप कितनी रखोगे, ये मैन बॉयज रेशियो है, तो मैन की वैल्यू रखोगे 4, 15 × 4 × 17, ये आ चुका है आपका टोटल काम। अब ये क्या कह रहा है, यदि 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है तो कार्य कितने दिनों में। तो यहाँ पर टोटल 15 आदमी थे, उसमें से 3 आदमियों की जगह 3 लड़कों को रखा गया, तो 12 तो मैन हो गए और 3 बॉयज़ हो गए। इनके द्वारा कितने दिनों में काम होगा, तो x दिनों में काम होगा, x हमको निकालना है। तो m की जगह हम कितनी वैल्यू रखेंगे, m की जगह रखोगे आप 4, तो 12 चौक 48, और इसी प्रकार से 1 की जगह लड़के की बॉयज़ की जगह 1 रखोगे तो ये 3 आ चुका है। इतना इन दोनों को जोड़ोगे तो इंटू x था यहाँ, तो ये आ चुका है 51x। 51x इसके बराबर है। तो यहाँ से जब x का मान निकालोगे तो क्या आएगा, 15 × 4 × 17/51। अब आप काट दो, 17 से कितना बार गया 51, 3 बार गया, 3 से 15 5 बार गया, 5 चौका है 20, तो हमारा 20 आ चुका है कि वो 20 दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63, 36 और दूसरी संख्या n का मैसे और लैसे क्रम से 9 और 18 दिया है। तो हमें पता है कि यदि हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, HCF × LCM के बराबर होता है। अब पहली संख्या आपको 36 दी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, और HCF आपको 9 दिया है, LCM आपको 180 दिया है। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से 9 × 180/36 आ जाएगी। 9 से काटोगे तो ये 4 बार जाएगा, और यहाँ काटोगे तो 4 चौक 16, 16 5 है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ चुकी है, 45 के बराबर आ चुकी है, 45 के बराबर आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 70, इसके अंदर क्या कहा गया है, यदि a + b/2 का होल स्क्वायर बराबर ये है तो a का मान बताना है। अब देखो, इसको यदि हम ओपन करते हैं तो क्या होगा, a² हो जाएगा, और यदि इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2b² आ जाएगा, साथ में आता है 2a × b/2, ये आता है। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ से आपको पता चल चुका है, यदि बराबर 19 + 6/2 इसके बराबर है। तो अब जब हम इस पद को देखते हैं तो यहाँ पर आपको √2 दिखाई देता है, और यहाँ पर √2, यानी ये दोनों पद क्या है, आपस में एक ही है। तो यहाँ पर AB की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो कि देखो √2 है, और इस 6 में से यदि हम 2 निकाल दें, ठीक है, क्योंकि 2 हमें निकालना पड़ेगा, इन दोनों को यदि आप बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इन दोनों को बराबर करके देखना, AB की वैल्यू आपकी 3 के बराबर आ जाएगी। यानी एक इनमें से या तो A का मान 3 और 1 हो सकता है, यानी कि 3 को हम किस किस में तोड़ेंगे, 3 × 1, तो या तो A का मान 3 होगा या B का मान 3 होगा, बाकी का मान 1 हो सकता है। तो देखो A का मान जब हम 3 रखते हैं, हमको 19 बनाना है, 19 बनाने के लिए ट्राई करते हैं। जब हम A का मान 3 रखते हैं तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 2, B का मान 1 रखा है तो 1, ये कितना हो चुका है, 11 आ चुका है। तो यानी कि 19 नहीं आया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब A का मान हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, और B का मान कितना रखते हैं, 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, इनको जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा। यानी कि A का मान तो हमारा 1 है और B का मान कितना है, 3 है, ये हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71, एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का माप बताना है। देखो A + B किसके बराबर है, तीसरे कोण C के बराबर है। अब हमें पता है तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 के बराबर होता है।
तो हम ये बराबर है, तो a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, c लिख सकता हूँ। तो c प्लस सी बराबर 180, तो 2c बराबर 180, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो c का मान कितना आ चुका है, 90 आ चुका है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है और परिमाप इतना है तो विकर्ण पूछा है। अब देखो ये सवाल देखो, यदि आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन ध्यान रखनी है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा जानते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप जानते हो। अब मैं कहता हूँ कि इससे तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो परिमाप के बराबर है, इससे यानी कि हम परिमाप निकल सकते हैं, पूरा पूरा बराबर नहीं होगा। और यहाँ से ये विकर्ण है, ये हमारा विकर्ण है, और ये जो ए बी है वो क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल है। जब भी परिमाप दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो और विकर्ण, इन तीनों का रिलेशन हो तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान कर लेना कि जब ये तीनों चीज़ें दी हो तो हमको ये यूज करना है। क्योंकि देखो परिमाप क्या होता है, यदि एक आयत है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से। यदि ये एक आयत है, ये इसकी भुजा ए है और ये बी है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2a प्लस बी होगा। ठीक है, और यहाँ से यदि 2 को हम कम कर दें तो a प्लस बी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी परिमाप का आधा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक तरीके से परिमाप ही दिखाई दे रहा है। दूसरा कि इनका क्षेत्रफल क्या होगा, a इंटू बी, यानी कि ए बी, तो ये दिखाई दे रहा है आपको ए बी यहाँ पर, तो ये क्षेत्रफल हो गया। अब विकर्ण क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और इससे सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो किस तरीके से करते हैं, परिमाप कितना दिया आपको, 34 दिया है, तो 34 का स्क्वायर कितना होगा, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 3 चौक 12, 12 25, 11 56, तो 34 का स्क्वायर होता है 11 56। स्क्वायर आपको ठीक है निकाल लिया है। परिमाप इतना नहीं है, नहीं देखो कितना है, a प्लस बी का मान कितना है, परिमाप होता है 2 प्लस ए बी बराबर 34, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 17। ठीक है, उसका आधा है, तो इसका मान हो गया 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, ये हो चुका है 289। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, हम इसको विकर्ण कर देते हैं, यानी ये विकर्ण है, विकर्ण का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ ए बी क्या है, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। क्षेत्रफल था 60, 2 से किया तो कितना हो गया, 120। अब देखो मैं इस 120 को उस साइड ले जाऊं तो कितना आएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 289 माइनस 120, ये आ जाएगा। जब आप इसको घटाओगे एक तो 9 बच जाएगा, यहाँ से 6 बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, ये विकर्ण के स्क्वायर के बराबर है। तो विकर्ण किसके बराबर आ जाएगा, विकर्ण हो जाएगा 13 के बराबर आ जाएगा जब इसका हम अंडरूट लेंगे। सवाल नंबर 75, निम्न में से कौन सा विकल्प इसके बराबर है। तो सबसे पहले इसका मान निकालना पड़ेगा और इसका मान निकालना पड़ेगा। तो जब सबसे पहले भाग को सॉल्व किया, ये आया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 8 में से 5 घटाओगे तो 3, 3 प्लस 1 कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, ये आ चुका है 4। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो यहाँ पर टिक लगा रखा है, जब हमें देखते ही पता चल चुका है कि इससे, तो आप ये सवाल निकाल के देख लेना। और बढ़ते हैं सवाल 76 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा गया, ये 2 त्रिज्यीय वगैरह आप छोड़ दो, आप ऐसे मानो कि 4 भागों में काट दिया गया एक गोले को, एक गेंद को, तो सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब आप काट दोगे उसको तो कैसा दिखाई देगा, वो एक तरबूज की भांति दिखाई देगा। देखो इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसा दिखेगा ना, तो इस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो कि जब काट दिया उसको
तो ये नीचे की सतह तो गोल है और एक आधा वर्त ये हो गया और आधा वर्त ये हो गया। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे गोले का क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r² होता है बाहरी गोले का, केवल इस वर्तीय भाग का, उसमें ये वर्त काउंट नहीं होते हैं। अब जब हम आधा कर देते हैं उसको, तो उस पर क्या आता है? एक वर्त बन जाता है इस प्रकार से। यदि आप उसको आधा कर देते हो तो, यदि हम आधा कर देते हैं तो जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये आधा हो गया। तो इस नीचे का पूरे का कितना था? 4 पाई r²। तो ये वक्रीय पृष्ठ कितना है हमारे पास? आधा बचा, इसका तो हो जाता है 2 पाई r²। 2 पाई r² ये हो गया। अब बाकी ये एक वर्त बचा है, तो वर्त का कितना होता है? पाई r², पाई r, इसलिए इसका हो जाता है 3 पाई r²। ठीक है, इसका 3 पाई r²। अब यदि देखो इस वर्त का कितना हुआ? 3 पाई r² पूरे का। तो आधे वर्त का कितना होगा? यहाँ पर तो आधा ही वर्त है, इधर भी आधा है और इधर भी आधा है। तो एक आधे का 1/2 पाई r² होता है, और इधर है तो पूरा वर्त ही हो गया। मान लो कि इधर वाला पृष्ठ और इधर वाला पृष्ठ, तो पूरा पाई r² हो जाएगा एक तो ये। और बाकी इसका जो ये भाग है, ये इसका चौथाई तो बचा है जो वृत्त पृष्ठ है, तो वो कितना हो जाएगा? 1 पाई r² केवल, क्योंकि 4 था पूरे का, चौथाई भाग पाई r², और आधे आधे 2 वर्त है, तो पूरा मिलकर कितना हो गया? पाई r²। तो टोटल हो जाएगा 2 पाई r²। इस प्रकार से ये आप एक गेंद ले लेना या फिर कोई भी गोल गेंद बना लेना किसी चीज की, ठीक है, तो और चाहे आटे की बना लेना, और उसको 4 टुकड़े काट कर देखना, और फिर उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है कौन कौन से हैं वो आप चेक कर सकते हो। तो उससे आपको समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 78, एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर² क्षेत्रफल वाला एक अर्धवर्त खींचा गया है। तो अर्धवर्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपाती का मतलब है यानी कि जो आयत की लंबाई है उसी रेखा पर उसका व्यास है। तो हमने आयत बना लिया है। अब ये जो नीचे वाली रेखा है ये हमने मान ली कि जो आयत की लंबाई है तो यही वर्त का व्यास है। तो वर्त कैसा बनेगा? इसके अंदर अर्धवर्त इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसको टच कर रहा है। अब देखो कि ये वर्त का व्यास है तो इसकी आधी त्रिज्या होगी, और इतनी ही त्रिज्या ये हो जाएगी जितनी है। अब वर्त का क्या दिया है आपको? आयत के अंदर पाई r² ये वर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, और पूछा क्या है? आयत का क्षेत्रफल, यानी वर्त, आधे वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 1250 पाई, ये दे रखा है हमको। कितने का? आधे वर्त का। पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r² होता है। तो आधे वर्त का आधा कर दिया, उसको क्षेत्रफल को 2 से भाग दे दिया। ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखो पाई से तो पाई कट गया, ये 2 इधर गया तो 2 और कितना होगा? 125, 250 के बराबर, इतना 2500 बराबर r²। तो यहाँ से आपके पास r आ जाएगा, अंडरूट लेने पर 50 आ जाएगी। यानी रेडियस इसकी कितनी आ चुकी है? 50। तो ये 50 और ये 50, क्योंकि रेडियस 50 है, और ये भी रेडियस है तो ये भी 50 है। यानी इसकी चौड़ाई तो 50 आ चुकी है, और लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितनी आ चुकी है? 100 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 100 आ चुकी है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, 100 इंटू 50 कितना हो गया? 5000 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79, माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये इनको विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। यानी कि n संख्या से इसको विभाजित करेंगे तो शेषफल समान बचेगा। तो संख्या n के अंकों का योग, पहले तो हमको संख्या n निकालनी पड़ेगी। तो क्या कैसे करते हैं इन सवालों को? जब समान शेषफल बचता है तो देखो इन दोनों को घटाओ और इन दोनों को घटाओ, तो क्या होगा? इन दोनों को जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा? पीछे से 0, 6, 3, 3 इतना बचेगा। इन दोनों को घटाओगे तो कितना बचेगा? 0, 4, 1 और 2 घटाया 2, ये बचेगा। अब आपको इन दोनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है।
क्या लेना है, HCF लेना है। और इन दोनों का HCF कितना आएगा, इन दोनों का HCF आप जब लोगे तो देखो एक जीरो दोनों में आ जाएगी। फिर अब मुझे पता है कि 112 का भाग दोनों में बराबर बराबर जाएगा, क्योंकि ये 2 बार दिखाई दे रहा है और ये 3 से गुना करने पर दिखाई दे रहा है। तो ये इतना आ चुका है HCF, जो पार्ट दोनों के अंदर कॉमन होता है वो HCF होता है, तो इतना आ चुका है, ये आ चुका है। तो यही हमारी वो संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जिसका इसमें भाग देने पर शेषफल समान बचेगा। तो अब इसके अंकों का योग देख लो, 1 और 1 2 और 4, कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 82, संख्याओं x और y का अनुपात आपको ये दे रखा है, ठीक है। यदि x का मान z के मान से 20% अधिक हो तो y z से कितना अधिक है। तो देखो x अनुपात y अनुपात z, इस प्रकार से लिख लेते हैं। x और y का रेशियो कितना दे रखा है, 4:5, और 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो x का मान z से कितना अधिक है, 1 अधिक है 5 पर, यानी कि 6 हो चुका है। x और z का रेशियो कितना आ चुका है, 6:5 का आ चुका है। कितने का आ चुका है, 6:5 का आ चुका है। अब क्या करना है, इन दोनों को नीचे वाले से इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, इन दोनों को करोगे तो 30, इन दोनों को करोगे तो 20, ये आ चुका है। इनको सरल करने पर, सरल छोड़ो, पूछा क्या है, तो y का मान z से कितना अधिक है, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का आप सरल करोगे तो कितना आएगा, 3:2 आ जाएगा। तो y z से कितना अधिक है, 1 अधिक है, कितने पे, 2 पे। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 50%, 50% अधिक है, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 83, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% अमान्य घोषित कर दिए गए और कुल वोटों की संख्या यदि इतने हैं तो ए के पक्ष में कितने वोट पड़े। तो 75% को भिन्न में लिखेंगे तो 3/4, इस 15 को लिखेंगे तो 3/20। अब जो नीचे हैं हर में, उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 80 आ चुका है उनको मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो 80 का कितना परसेंट वोट अमान्य घोषित कर दिया गया है, 15%। तो इसका 15% कितना होगा, 12 होगा। बचा कितना, 68 बचा। 68 का 75% वोट ए को मिले और बाकी बी को। तो इसका 75% कितना होता है, 75 यानी 17 से 4 बार जाता है ये, 17 दूनी 34, 17 थी 51, तो 51 आ चुके हैं। और दूसरे को कितने मिल जाएंगे, तो 17 मिलेंगे। अब उसने कहा है कि 80 की वैल्यू है ना, कुल वोट कितने हैं, 5,60,000 ये दे रखे हैं, ठीक है। तो 51 की वैल्यू उसने पूछी है कि ए के पक्ष में कितने पड़े। तो यदि ये इसकी वैल्यू है तो हम इसको, इससे एक जीरो कट जाएगी, और 8 का जब आप इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 7,000, ये आ जाएगा। तो 51 का निकालना है, एक की वैल्यू तो हमारे पास ये आ चुकी है 7,000, तो 51 की निकालनी है तो 51 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7,000 को मल्टीप्लाई करें, 1 2 3, 7 एकम 7 और 7 5 35, ये आ जाएगा आपका। सवाल नंबर 86, एक कॉलेज में 1800 छात्र हैं। दिए गए पाई चार्ट में विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है, यानी अलग अलग विषय में है वो, और चार्ट का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखो ये क्या दिया गया है आपको, 1800 छात्र एक कॉलेज में है और वो अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर है। तो कॉलेज में कितने छात्र गणित का अध्ययन कर रहे हैं, ये पूछा है। कितने छात्र गणित का अध्ययन कर रहे हैं, 60 डिग्री। टोटल डिग्री कितना हो गया है, 360 डिग्री है उस। तो देखो 1800 का कितना, 60 डिग्री, ये हो गया है, ये निकालना है आपको। टोटल है 360, यानी 1800 किसके बराबर है, 360 के, तो 60 पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको सरल कर लो इनको। तो 36 से कितनी बार गया, ये 2 बार गया, 1 0 कटी थी, 1 बच गई, 2 बार गया, और 2 से कितना आया, 5 बार, यानी ये आ चुका है 5 × 60, ठीक है।
5 इंटू 60 कितना होता है 300, तो हमारी वैल्यू आ चुकी है 300, ऑप्शन नंबर 3। अब क्या है, इसमें पूछा है यदि राजनीति विज्ञान नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाए, ये है राजनीति, इसका है 12 डिग्री है, राजनीति विज्ञान को बंद कर दिया जाए और उसमें पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से इतिहास और जनसंचार पाठ्यक्रमों में वितरित कर दिया जाए। यहाँ जनसंचार है 18 डिग्री और इतिहास में है 9 डिग्री, ठीक है, वितरित करती बराबर बराबर बांट दिया जाए तो जनसंचार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में होने वाली वृद्धि पूछी है। सिंपल वृद्धि पूछी है, कितने छात्र बढ़ गए, तो 12 को 6% इसमें दोगे और 6% इसमें दोगे, यानी कि 6% ही जनसंचार में गए हैं और वो 6% पूछा है कितना है, तो देखो 1800 इंटू 6 300 बटे, तो इनका मान तो हमको पता है 5 है, इनको तो कितना आया 5 आ चुका है, तो 5 6 30 छात्र बढ़ चुके हैं इसके अंदर, नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 88, एक तालिका दे रखी है 50 छात्रों की लंबाई को दर्शाती है, ठीक है, तो ये टोटल संख्या है जो 50 के बराबर है और लंबाई ये दे रखी है, तो पूछा है कितने छात्रों की लंबाई 151 सेंटीमीटर से अधिक है और 156 सेंटीमीटर से कम है। इन दोनों को काउंट नहीं करना है, केवल अधिक और कम की बात करिए, तो 151 सेंटीमीटर है ये, तो हमको लेना है 152 को, 153 को, 154 को, 155 को, 56 को नहीं, इन चारों को जोड़ना है। कितने, इसमें है 4, इसमें है 10, 14, 14 और 5 हो गए 19, 19 में 2 जोड़ोगे तो 21 और 10 31, तो टोटल कितने छात्र हो गए 31 छात्र हो गए हैं, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 89, निम्नलिखित तालिका एक कारखाने में कार्यरत 5 श्रमिकों के वजन को दर्शाती है। 5 श्रमिकों के वजन है, श्रमिकों का औसत वजन निकालना है। अब सबको जोड़ो जल्दी से और औसत ले लो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 120 आ जाए, इन दोनों को जोड़ोगे तो 110 आ जाएगा, तो टोटल 230 प्लस 70 300 हो चुका है। 300 बटे 5 करोगे तो 60 औसत आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 94, ये सवाल एक अच्छा सवाल है और ये कई बार रेल पूछता है इस सवाल को। इसमें हमको क्या करना है, इस पूरे की वैल्यू दे दी, इस गोले की भी दे दी, इसकी भी दे दी, और ये जो लीफ सी बनी हुई है इन तीनों लीफ की भी वैल्यू दे दी है और आपसे डी की पूछते हैं। तो यदि आप इसको ऐसे सॉल्व करने लग गए, एक एक की वैल्यू निकालोगे और उस प्रकार से सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और शायद ना भी निकले, कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो हम डी की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट इस प्रकार से कि एक राज्य में 7500 अधिकारी दिए हैं, ठीक है, और यहाँ सारी परसेंटेज में वैल्यू है, तो ये 7500 अधिकारी किसके बराबर है 100% के बराबर, तो आप क्या करोगे टोटल 100% के बराबर है। अब आप लीफ जो दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, एक आपको दे रखी है 38 और फिर क्या दे रखी है एच बी दे रखी है आपको 48 और पी दे रखी है 36। ये आपको लीफ दे रखी है तीनों, ये जो लीफ सी बनी हुई है ना पत्ती सी, ये दे रखी है, बाकी गोलों का मान ये दे रखा है। तो आप क्या करोगे तीनों लीफ की वैल्यू जोड़ोगे, 38 प्लस 48 प्लस 36, ये तीनों की वैल्यू जोड़ोगे, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 से 2 आ चुका है आंसर। अब इनको जोड़ोगे 6 10 2 12, 112, 110 2 12 आ चुका है, 122 आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। अब इसके अंदर क्या करना है, कितना आ गया है 122 आ चुका है साफ साफ। अब इसके अंदर क्या करना है, जो टोटल वैल्यू थी 100% उसको तो आपको देना है जोड़, कितना हो चुका है 222, ये हो चुका है। अब ये जो 3 गोले हैं इनको और जोड़ो आप अलग से, 62 58 और 70, इनको जोड़ोगे तो 60 और 60 120 और ये आ जाएंगे 190। अब आपको इस वैल्यू को इसमें से घटा देना है, बस 222 में से 190 घटाना है बस आपको, 2 आया ये 3 आया, तो ये कितना आ चुका है 32 आ चुका है। यही हमारी डी की वैल्यू है कि डी बराबर है 32 के। यही तो पूछा है कि प्रतिशत अधिकारी समनिष्ठ
ईमानदार और बहादुर हैं, यानी कि तीनों के तीनों है वो। कौन सा? तीनों के तीनों, ये डी वाला है, ये है। तो ये बस आपको इस प्रकार से निकालना है। तीनों लीफ को जोड़ना है हमको, उसके अंदर कुल टोटल जोड़ना है, और उसमें से क्या घटाना है? जो तीनों गोलों की वैल्यू दी है उनको घटा देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है, और कैसा लगा आपको ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप वो भी कमेंट करना, और बाकी मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। थैंक यू दोस्तों।